हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम है शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना 11th क्लास की सोशियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इनसे जुड़े ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों ही सोशियोलॉजी की कंटेंट से रिलेटेड कंप्लीट करा दी है। और पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट में और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप आराम से डाउनलोड कर लेना। तो अभी हमारी ये एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। उसके बाद हम करेंगे बच्चों अपने मेन लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, उनसे जुड़ी सीरीज। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। और क्वेश्चन की जो टाइप्स है वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रांटेड क्वेश्चन नहीं लेना। और एक दो क्वेश्चन मैंने पूछा भी है तो उनका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों की, एकाकी परिवार आकार में डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? ऑप्शन देखिए, छोटे, बड़े, विस्तृत या फिर व्यापक। तो आप जानते हैं कि एकाकी परिवार जिन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, तो ये बच्चों आकार में छोटे होते हैं, जिसके अंदर मम्मी पापा और उनके बेटा बेटी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतः विवाह में विवाह किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, जाति के अंदर ही, जाति के बाहर, ए और बी दोनों यानी अंदर बाहर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अंत्य विवाह से जुड़ा हुआ ऑप्शन जो है वो है आपका ए। तो करेक्ट आंसर है कि अंत्य विवाह जाति के अंदर ही होते हैं। अगर ऑप्शन बाह्य विवाह से रिलेटेड होता तो वो जाति के बाहर संभव है, तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्त संबंधी नातेदारी की पहचान करनी है आपको। ऑप्शन देखिए, जीजा, साला, पुत्र और ननन। तो बच्चों इसमें से एक जो ऑप्शन है वो ऑड है और वही इसका आंसर भी है। देखिए, जीजा, साला और ननन ये कौन सी नातेदारी होती है? विवाह वाली, यानी कि जो शादी के बाद जो बनती है। लेकिन पुत्र वाली वो रक्त से यानी खून से जुड़ी होती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि विवाह संबंधी नातेदारी की आपको पहचान करनी है। तो इससे पहले हमने ब्लड वाली करी थी, अब हम विवाह संबंधी। ऑप्शन देखिए, चाचा, ताऊ, दादा या फिर ससुर। तो इसी तरह इसके अंदर जो 3 कॉमन है, चाचा, ताऊ और दादा, ये रक्त से संबंधित है। और जबकि जो ससुर है वह विवाह संबंधी नातेदारी में आते हैं, क्योंकि शादी के बाद सास ससुर जो होते हैं लड़के के और लड़की के, तो वो विवाह वाली में आ जाती है कैटेगरी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये किसने लिखी थी? तो बच्चों एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आ ही जाता है कि उनके ऑथर का आपको नाम बताना है। यहां पर ऑप्शन की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, मैक्स वेबर या फिर जॉन लॉक। तो सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। तो आप जरा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से स्वीकृत और स्वीकृत यौन संघ के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान देना, सामाजिक रूप से बात की जा रही है। ऑप्शन है परिवार, शादी, नातेदारी या फिर रिश्तेदारी। तो बच्चों अक्सर जो इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो है परिवार और शादी। लेकिन यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से स्वीकृति तब मिलती है जब शादी की जाती है, क्योंकि शादी के बाद ही तो परिवार बनता है। और जब परिवार का निर्माण होता है तो नातेदारी, रिश्तेदारी अपने आप बन जाती है। तो आप ये याद रखना। तो पहली जो चीज है वो शादी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की शक्ति का वैध स्वरूप क्या है? ऑप्शन देखिए, सत्ता, प्रभुत्व, राजनीतिक दल या फिर लोक हितधारी दल। तो इसका भी काफी सिंपल सा है, जब मैं आपको चैप्टर समझा रहा था। तो सत्ता जो है वो शक्ति का वैध स्वरूप है, तो आप ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ग्रामीण परिवार आकार में कैसे होते हैं? मध्यम, लघु, दीर्घ या फिर एकल। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, ग्रामीण परिवार की जब बात आती है तो ये आकार में बड़े होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ, इसका करेक्ट आंसर है। जब मैं आपको एकल परिवार के बारे में समझा रहा था और सामूहिक परिवार के, तब इसका अंतर मैंने आपको अच्छे से बताया था, क्योंकि ये रिलेटेड है, ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नगरीय परिवार आकार में कैसे होते हैं? तो सेम ऑप्शन है, मध्यम, लघु, दीर्घ या फिर एकल।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लघु होते हैं यानी छोटे होते हैं। कुछ बच्चों को एकल भी लगता है, तो जी हाँ एकल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आकार की हो रही है, छोटे या बड़े की, तो इसलिए स्पेशली जो इसका आंसर होगा मुख्य तौर पे वो ऑप्शन नंबर बी है, लघु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह परिवार जिसमें संबंध जो होते हैं वो गहरे देखने को मिलते हैं वो मुख्य तौर पे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, विस्तृत, सामूहिक, एकल या फिर ए और बी दोनों, यानी विस्तृत और सामूहिक। तो बच्चों आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका परफेक्ट आंसर बैठता है मुख्य तौर पर एकल परिवार, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे केंद्रीय परिवार कहा जाता है, जिसके अंदर माता पिता और उनके बेटा बेटी शामिल होते हैं। तो ये आप याद रखना, इनके अंदर जो संबंध होते हैं वो काफी क्लोज वाले होते हैं, यानी नजदीकी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य विहीन समाज वह है जहां पर अनौपचारिक संस्था का अभाव हो, औपचारिक संस्था का अभाव हो, आदर्श समाज हो या फिर सुशासन हो। तो इसका क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अनौपचारिक संस्था का अभाव जहां पर होता है तो वह समाज राज्य विहीन होता है, जहां पर जो हालात होते हैं वो सही नहीं होते। आदर्श समाज और सुशासन की तो दूर दूर तक बात की नहीं जाती। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है सिर्फ आप बच्चों के लिए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भारत के किस राज्य में बहुपति विवाह देखने को मिलता है। बहुपति विवाह का मतलब होता है कि जहां पर औरत जो है एक से अधिक पतियों से शादी करती है। तो यह प्रथा भारत के अंदर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस राज्य के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता किस प्रकार का नागरिक अधिकार है, यानी सिविल राइट है। ध्यान देना, ऑप्शन ए कहता है सामाजिक, बी बात करता है आर्थिक, सी बात करता है राजनीतिक और डी बात करता है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा हो जाता है, क्योंकि चुनाव लड़ना राजनीति के संदर्भ में गिना जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि धर्म की विशेषता है जहां पर धार्मिक व्यवहार अच्छा हो, श्रेष्ठता की भावना हो, अनुष्ठान या फिर समारोह हो, और डी बात करता है कि ऑल ऑफ द अबव। तो काफी सिंपल सा हो जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि धार्मिक व्यवहार भी अच्छा होता है, श्रेष्ठता की भावना होती है, अनुष्ठान समारोह होते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से शिक्षा प्रणाली की खामी हो सकती है। ऑप्शन देखिए, पाठ्यक्रम, महंगी शिक्षा, फिजूल खर्ची या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब मैं आपको शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में बता रहा था कि इसकी क्या क्या खामियां हैं यानी कमियों के बारे में, तो इसके अंदर पाठ्यक्रम, महंगी शिक्षा, फिजूल खर्ची, ये तीन ऑप्शन आए थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। पाठ्यक्रम का मतलब बच्चों ये है कि जो अभी के समय जो करिकुलम दिया जाता है वो इतना असरदार नहीं है, इसके अंदर चेंजेस होना जरूरी है। और मैंने आपको बताया था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसी को ध्यान में देखकर आई है। तो ये सारी चीजें चैप्टर के अंदर काफी डीप तरीके से आपको बताई गई थी। तो अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, सभी के चैप्टर के लिंक आपको मिल जाएंगे, वो भी एक सीक्वेंस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अनौपचारिक शिक्षा की आपको पहचान करनी है, यानी कि अनऑफिशियल वाली। ऑप्शन देखिए, निरंतर शिक्षा, स्कूली शिक्षा, निश्चित पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के बारे में मैंने आपको अंतर करके समझाया था। तो जिस बच्चों ने चैप्टर को देखा होगा उसको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है निरंतर शिक्षा जो है वो अनऑफिशियल शिक्षा की पहचान है, क्योंकि निरंतर शिक्षा जिंदगी भर चलते ही रहती है। आपको आपके पड़ोस से, समाज से और हर उस व्यक्ति से आपको ये शिक्षा मिलती ही रहती है। वहीं बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, यानी कि ऑफिशियल एजुकेशन की। तो ऑप्शन देखिए इसके, रोजमर्रा के अनुभव, पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा, व्यक्तियों के विचार या फिर निरंतरता शिक्षा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा ही ऑफिशियल एजुकेशन कहलाती है। तो अभी के समय जो आप अपना सिलेबस कर रहे हो वो भी तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया गया है, वो आपकी औपचारिक शिक्षा है। तो ये आप याद रखना, जबकि रोजमर्रा के अनुभव, व्यक्तियों के विचार, निरंतर शिक्षा ये सब अनऑफिशियल है, जो आपको हर दिन नए नए तौर पर मिलती ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह परिवार जिसमें सत्ता पिता के हाथ में होती है। तो ये तो हर बच्चा मेरे हिसाब से जानता ही होगा, फिर भी एग्जाम में ये पूछ ली जाती है। ऑप्शन देखिए, पितृसत्ता, पितृस्थानिक, बहुपति या फिर नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पितृस्थानिक की बात की जाए तो बच्चों ये वो होता है जहां पर जो शादी का जोड़ा होता है ना वह अपने यानी जो लड़का होता है उसके पिता के घर में रहता है। और आज के समय ये जो
व्यवस्था है वह हर घर में देखने को मिलती है। अगर बात यहाँ पर मातृ स्थानिक की होती तो इसमें जो जोड़ा है शादी का वह लड़की के मम्मी पापा के साथ रहता है, तो जिसे हम घर जमाई भी कहते हैं। तो ये आप याद रखना सभी चीजों के बारे में। अब बच्चों यहाँ पर 19वां और 20वां क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से समझना, जो कि अनौपचारिकता के साथ और औपचारिकता के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि निम्न में से सामाजिक संस्था को पहचानना है आपको जो कि अनौपचारिकता के साथ जुड़ी हुई है। तो स्टार्टिंग में इसका जिक्र आ गया था जब आपको चैप्टर समझाया था, क्योंकि चैप्टर का नाम भी सामाजिक संस्था ही है। ऑप्शन देखिए, नातेदारी, शिक्षा, परिवार या फिर कानून। तो यहाँ पर उनका आंसर दे रखा है, उनमें से आपको करेक्ट पहचानना है कि कौन सा हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट वाला बात करता है कि ए और सी दोनों हो सकते हैं, केवल डी और बी ही हो सकते हैं। ए बी सी सही है लेकिन डी गलत है, और वहीं पर ए बी सी डी सभी के सभी राइट है। तो आपको जरा अनौपचारिकता के बारे में मैं बता देता हूं, जो कि सामाजिक संस्था है, जैसे कि नातेदारी और परिवार, ये अनौपचारिक सामाजिक संस्था में जुड़ी जाती है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और सी ही सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक संस्थाओं को आपको पहचानना है जो कि औपचारिकता के साथ जुड़ी है। तो इसके भी सेम ऑप्शन है, बस ये है कि डी वाले में विवाह आ चुका है। तो देखिए, परिवार, शिक्षा, कानून या फिर विवाह, तो यहां पर उनके ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट पहचानना है। तो ध्यान देना, जब औपचारिकता की बात आती है सामाजिक संस्था में तो शिक्षा और कानून ये ऑफिशियल तरीके से जुड़े होते हैं सामाजिक संस्था में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, बी और सी केवल सही है, बाकी सब गलत है औपचारिक शिक्षा में। तो आप जरा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम में हो जाती है अक्सर बच्चों से, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल साफ रखनी है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके टॉप 20 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से जुड़े। आई होप कि आपको काफी अच्छे लगेंगे।